ऐसी कोई बात है? रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ ली। एक प्यार करने वाला पिता और एक संतानोचित पुत्र एक अच्छी कहानी थी। हालांकि अब उसने जो देखा वह एक प्यार करने वाला पिता और एक अविवाहित पुत्र था। जतिन, भले ही तुम मेरा पीछा करना चाहते हो, तुम्हें कम से कम मुझे एक बैलगाड़ी देनी चाहिए और मुझे ये सब चीजें ले जाने देनी चाहिए, एलिमेंट्री स्कॉलर नीरव ने कहा। महिला ने शाप दिया, बैलगाड़ी? आप एक बैलगाड़ी चाहते हैं? तुमने इतना खा लिया है कि हम टूट गए हैं। जल्दी करो और हाथापाई करो। क्या आपको लगता है कि मैं इन सभी किताबों को नहीं जलाऊंगा? अचानक कोई इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और व्यंग्यात्मक रूप से कहा, नीरव शियुकाई के पास 3 विला, 100 म्यूज जमीन और 5 दुकानें थी। वो आज भी अच्छा कर रहा है। अब जब वह बूढ़ा हो गया है तो उसने आपको ये सभी कर्म दिए हैं और आप उसे भगाना चाहते हैं। क्या आपकी अंतरात्मा को कुत्तों ने खा लिया है? हाँ, वो एक बूढ़ा आदमी है। वो आपसे कितना खा सकता है? जतिन, जब तुम 3 साल के थे तब तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। ये आपके चाचा थे जिन्होंने आपको पाला। आपके चाचा अपने बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप अपने चाचा के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? जतिन नाम का दुबला-पतला आदमी चुप रहा। उसकी पत्नी आंगन में दौड़ी और रसोई का चाकू निकाला। उसने ठंडे स्वर में शाप दिया, इसका तुमसे क्या लेना देना है? मैं देखूंगा कि क्या कोई हमारे व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है। क्या आपको लगता है कि मैं उन्हें टुकड़ों में नहीं काटूंगा? रसोई का चाकू पकड़े हुए अनुचित महिला को देखकर कई लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया। आखिरकार ये उनके परिवार का व्यवसाय नहीं था और दूसरे पक्ष के साथ बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें सिर्फ ओल्ड स्कॉलर नीरव के लिए खेद महसूस हुआ। प्राथमिक विद्वान नीरव ने जतिन की ओर विनती करते हुए देखा, जीशेंग, आपके चाचा की दया के कारण आपकी परवरिश की। कृपया अपने चाचा को एक बैलगाड़ी दें। अपने चाचा को इन किताबों को ले जाने दो और भविष्य में आपके चाचा फिर कभी आपके सामने नहीं आएंगे। जतिन ने भौहें सिकोड़ ली और अपनी पत्नी की ओर देखा। बैलगाड़ी कहाँ है? बैलगाड़ी कहाँ है? पुरानी बात, जल्दी करो और हाथापाई करो। महिला ने अपना दाहिना हाथ उठाया और एलिमेंट्री स्कॉलर नीरव को मारने ही वाली थी। अशिष्ट, जैसे ही एलिमेंट्री स्कॉलर नीरव के शरीर पर झटका लगने वाला था, एक युवक ने छलांग लगाकर महिला की कलाई पकड़ ली। क्या आप हमारे व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करते हैं? मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। महिला ने अपने दूसरे हाथ में रसोई का चाकू रुद्रसेन की ओर लहराया। आप जैसी दुष्ट महिला मरने की हकदार है, रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। उसने महिला को फेंक दिया। बैंग! महिला दीवार से टकरा गई, जिससे वो ढह गई। महिला मलबे के नीचे दब गई थी। हिलना बंद करने से पहले उसका शरीर कुछ बार हिल गया। कोई नहीं जानता था कि वो मर चुकी है या जिंदा है। ये एक कल्टीवेटर है, किसी ने फुसफुसाया। वैसे तो यहाँ के निवासी आम लोग थे, लेकिन काश्तकारों की दुनिया में आम लोग भी काश्तकारों के बारे में 1-2 बातें जानते थे। मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। जतिन और उनके 2 बेटों ने देखा कि रुद्रसेन कितने शक्तिशाली थे और इतने डर गए कि वे घुटनों पर गिर गए। सर, क्या आप ठीक हैं? रुद्रसेन ने एलिमेंट्री स्कॉलर न्यू की ओर देखा। प्राथमिक विद्वान नीरव ने सिर हिलाया और कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, युवा मित्र। कृपया उन्हें दोष न दें। आपको उनके लिए अच्छी बातें क्यों कहनी है? हाँ, प्राथमिक विद्वान नीरव, आप बहुत दयालु हैं। कुछ पड़ोसी आपस में बात कर रहे थे। दुष्ट महिला ने अपनी आंखें मूंद ली और चुपके से देखने लगी। वो वास्तव में दृढ़ थी। जब उसने रुद्रसेन को अपनी ओर देखते देखा तो उसने तुरंत मृत होने का नाटक किया। लेकिन चूंकि प्राथमिक विद्वान नीरव इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से इस मामले को आगे नहीं बढ़ाते थे। आखिर ये तो एलिमेंट्री स्कॉलर नीरव का पारिवारिक मामला था।
एलिमेंट्री स्कॉलर नीरव ने कहा, जतिन, मुझे एक गाय दे दो और मैं इस जगह को छोड़ दूंगा और फिर कभी नहीं दिखूंगा। नीरव ने शांति से कहा। रुद्रसेन को नीरव की आंखों में दर्द दिखाई दे रहा था, लेकिन नीरव ने जल्दी से उसे ढक दिया। जतिन ने बैलगाड़ी को खींच लिया और चांदी के 100 टेल्स निकाले और उन्हें नीरव को दे दिया। नीरव ने मना नहीं किया और सामान अपने पास रख लिया। रुद्रसेन ने नीरव को बिखरी हुई किताबों को बैलगाड़ी पर रखने में मदद की। विद्वानों, उनके बारे में रुद्रसेन की धारणा धर्मनिरपेक्ष दुनिया के विद्वानों की थी, जिन्होंने अध्ययन करने और विद्वानों के सम्मान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। शायद नीरव ऐसा ही इंसान था। हालांकि काश्तकारों की इस दुनिया में, जहां मजबूत लोगों का सम्मान किया जाता था, एक शक्तिशाली कृषक बनना एक ऐसी चीज थी जिसके लिए हर कोई अपने सपनों में भी तरसता था। अपेक्षाकृत बोलते हुए अभी भी बहुत कम विद्वान थे। वास्तव में नीरव पहला विद्वान था जिससे रुद्रसेन मिले थे। धन्यवाद, युवा मित्र। नीरव झुक गया। रुद्रसेन ने कहा, सर, आप बहुत दयालु हैं। आप भविष्य में कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? नीरव ने कहा, मैं बैम्बू माउंटेन पर जाकर एक पुआल की झोपड़ी बनाने की योजना बना रहा हूं। मैं हर दिन खूल और घास लगाऊंगा, पढ़ूंगा और लिखूंगा और अपना शेष जीवन जीऊंगा। सर, आप पहले से ही बूढ़े हो चुके हैं। यदि आप बुरा न माने तो मेरे पास अभी भी कुछ ताकत बची है। मुझे आशा है कि मैं पुआल की झोपड़ी बनाने में आपकी मदद कर सकता हूं। रुद्रसेन ने कहा, धन्यवाद, युवा मित्र। नीरव ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, सर, आपका स्वागत है। रुद्रसेन ने नीरव को बैलगाड़ी पर चढ़ाने में मदद की और फिर हरे बैल को बांस के पर्वत की ओर ले गए। रास्ते में रुद्रसेन की मुलाकात नृसिंह और कुछ अन्य शिष्यों से हुई। उसने उनसे कहा कि वे कल प्राचीन बर्बर माइनिंग क्षेत्र के लिए रवाना होंगे और वह बाद में वहां होंगे। नृसिंह और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। बांस पर्वत उत्तरी बर्बर शहर से लगभग 100 मील दूर था। बांस का घना जंगल था। बैम्बू माउंटेन में एक पर्वत देवता मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब वो खंडहर हो चुका था। रुद्रसेन ने पर्वत देवता मंदिर की मरम्मत की और उसके बगल में 2 मंजिला बांस का घर बनवाया। बांस के घर सर्दियों में ठंड को दूर नहीं रख सकते। सर, आप सर्दियों के दौरान पर्वत देवता मंदिर में रह सकते हैं। हालांकि मंदिर थोड़ा जर्जर है, लेकिन कुछ मरम्मत के बाद ये ठंड को दूर रख सकता है। रुद्रसेन ने कहा। नीरव ने कहा, आपने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मेरे पास आपको चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास यहाँ एक किताब है जिसका नाम है गॉड्स एंड डेविल्स के बारे में बात करें। मैंने इसे लिखने में 30 साल बिताए। कृपया इसे स्वीकार करें। इसके साथ ही नीरव ने एक किताब निकाली, देवताओं और भूतों की अफवाहें। रुद्रसेन हैरान थे। अपने दिल में एक बाग है, गुलाब को सूंघे। अपने दिल में न्याय रखो और कोई भूत या देवता आप पर आक्रमण नहीं कर सकता है। विद्वान नीरव ने कहा। रुद्रसेन ने प्राथमिक विद्वान नीरव के शब्दों पर गहराई से विचार किया और महसूस किया कि वे बहुत मायने रखते हैं। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, किसने कहा कि एक विद्वान बेकार है? जितना अधिक ये विद्वान पढ़ते थे, उतना ही वे चीजों के सार को देख सकते थे। उस रात रुद्रसेन तुरंत नहीं गए। उन्होंने प्राथमिक विद्वान नीरव को कुछ लकड़ी के फर्नीचर बनाने में मदद की और फिर क्षेत्र के चारों ओर कुछ संरचनाएं स्थापित की। यदि कोई क्रूर पक्षी या जानवर आते हैं, तो संरचनाएं सक्रिय हो जाएंगी और पक्षियों या जानवरों को नष्ट करने में सक्षम होंगी। उस रात रुद्रसेन पालथी मारकर बैठे थे। तेल के दीपक से हल्की रोशनी निकली और टॉक अबाउट गॉड्स एंड डेविल्स पुस्तक रुद्रसेन के सामने रखी गई। रुद्रसेन ने किताब खोली और पाया कि गॉड्स एंड डेविल्स के बारे में बात करें। ने देवताओं, राक्षसों और भूतों के बारे में कई कहानियां दर्ज की। पहली कहानी इस प्रकार थी। एक विद्वान जो एक प्राचीन जंगल से पास होकर परीक्षा देने के लिए दौड़ रहा था। वहां कोई नहीं था।
और जंगल में एक पर्वत देवता का जीर्ण शीर्ण मंदिर था। विद्वान ने पर्वत देवता के लिए धूप जलाई और फिर रात भर पढ़ा। जैसा कि उसने पढ़ा, उसका शरीर एक विशाल धर्मी आभा में लिपटा हुआ था, जिसने जंगल से कई आध्यात्मिक जानवरों को आकर्षित किया। इस बिंदु को पढ़कर रुद्रसेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। विशाल धर्मी आभा। रुद्रसेन ने रिकॉर्ड्स ऑफ द हेवंस में एक परिचय देखा था। इसमें कहा गया है कि कन्फ्यूशियस काश्तकारों ने विशाल धर्मी आभा की खेती की। विशाल धर्मी आभा निश्चित रूप से समझने में आसान थी। पढ़ने से व्यक्ति की क्यूई, मन और विचारों का पोषण होता है। अपने दिल में न्याय के साथ व्यक्ति को पढ़ने के बाद विशाल धार्मिक आभा विकसित होगी। यहां तक कि सामान्य विद्वानों में भी कुछ ऐसे थे जो विस्मयकारी धार्मिकता विकसित कर सकते थे। हालांकि सामान्य विद्वानों के लिए भले ही वे विशाल धर्मी आभा विकसित कर सके, वे इसका उपयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि वे नहीं जानते थे कि कैसे खेती की जाती है। रुद्रसेन ने पढ़ना जारी रखा। गॉड्स एंड डेविल्स की बात में लिखा गया था कि विद्वान की जबरदस्त धार्मिकता ने न केवल आत्मिक जानवरों को आकर्षित किया, बल्कि जंगल से राक्षसों और शैतानों को भी आकर्षित किया। इसलिए राक्षस अपनी साधना बढ़ाने के लिए विद्वानों को खाना चाहते थे। ठीक उसी समय जब राक्षस हमला करने वाले थे, मंदिर में पर्वत देवता अचानक जीवित हो गए और विद्वान की रक्षा करते हुए राक्षसों को खदेड़ दिया। ये कहानी काफी दिलचस्प है। पर्वत देवता आध्यात्मिक जीविका का एक रूप है, वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं। ये जीवन में कैसे आ सकता है? रुद्रसेन ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने पुस्तक की सामग्री को एक कहानी के रूप में पढ़ा। रुद्रसेन ने पाया कि अधिकांश सामग्री विद्वान से संबंधित थी। उस समय रुद्रसेन ने कुछ और पढ़ा और उनका ध्यान उस पर आकर्षित हुआ। इसमें लिखा था कि एक दिन ललित मौर्य नाम के प्रधानमंत्री निरीक्षण के लिए बाहर गए थे। वह जहां भी जाता था, वहां दुष्ट आत्माएं शरारत कर रही थी। ये बुरी आत्माएं प्रधानमंत्री की जान लेना चाहती थी। प्रधानमंत्री जब नाव पर सवार हुए तो झील से अचानक हवा का झोंका चला। इविल क्यूई ने हंगामा किया और बुरी आत्माएं असीम थी। प्रधानमंत्री की नाव को पलटना चाहती थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने चिल्लाते हुए कहा, दुनिया का अनेक रास्ता उतार चढ़ाव से भरा है। राक्षस दुनिया में अराजकता पैदा करने की हिम्मत करते हैं। उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। जैसे ही दंडित शब्द बोला गया, एक के बाद एक दयनीय चीखें गूंजने लगी। अंधेरे में छिपे राक्षस आसमान से गिर गए और झील में मर गए। हिंसक आंधी और राक्षसी ऊर्जा भी गायब हो गई। किसी ने पूछा, प्रधानमंत्री जी, आपने पहले कभी खेती नहीं की, तुमने एक ही दहाड़ में उन सभी राक्षसों को क्यों मार डाला? प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, मैं 50 साल से पढ़ाई कर रहा हूं। मैंने अपने दिल में विशाल धर्मी आभा विकसित की है। स्वाभाविक रूप से राक्षस मेरे करीब नहीं आ सकते। ये वास्तव में रहस्यमय है। रुद्रसेन बुदबुदाया। ये कहानियां वास्तव में बहुत दिलचस्प थी, लेकिन रुद्रसेन को कहानियों की विषय वस्तु पर विश्वास नहीं था। रुद्रसेन ने खुद को संभाला और पढ़ना जारी रखा। यह पता चला कि राक्षसों को भारी हताहत होने के बाद वे हार मानने को तैयार नहीं थे। इस प्रकार उन्होंने अपने बुरे तरीकों का इस्तेमाल किया और 3 महिला भूतों को बुलाया। इन राक्षसों ने ललित मौर्य से निपटने के लिए तीनों भूतों को भेजा। देर रात ललित मौर्य अपने कमरे में पड़ रहे थे कि तभी तीनों भूत 3 बेजोड़ सुंदरियों में बदलकर उनके पास आए। 3 मोहक महिलाओं ने अपनी सर्पीन कमर को मोड़ दिया और बेहद आकर्षक थी। वे प्रधानमंत्री ललित मौर्य को बहकाकर पीट पीट कर मार डालना चाहते थे। लेकिन जब वे प्रधानमंत्री ललित मौर्य के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री ललित मौर्य के शरीर में धार्मिकता की आभा निकल रही है, जिसने तीनों भूतों को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। तीनों भूत तुरंत अपने मूल रूप में लौट आए। वे चिल्लाए, हम तुम्हें खाने के लिए यहां आए हैं, क्या तुम हमसे नहीं डरते? ललित मौर्य ने जवाब दिया, मैं टेढ़ी परछाइयों से नहीं डरता।
मैं आधी रात को भूतों द्वारा मेरे दरवाजे पर दस्तक देने से नहीं डरता। हर कोई कहता है कि वे भूतों से नहीं डरते, लेकिन कौन भूतों से नहीं डरेगा? तीनों भूतों ने चिल्लाते हुए ललित मौर्य पर झपट पड़े। इस समय ललित मौर्य के शरीर में बैंगनी रंग की क्यूई 3000 मील तक फैल गई। आह, विशाल धर्मी आभा! तीनों भूत इतने डरे हुए थे कि उनकी आत्माएं उनके शरीर से चली गई। वे कांपने लगे और दया की भीख मांगने लगे। ठीक है, मैं तुम्हें प्रबुद्ध करूंगा और तुम्हें पुनर्जन्म लेने दूंगा। ललित मौर्य की आवाज गिर गई और उन्होंने भूतों के शरीर में धर्मी आभा की एक धारा भेज दी। उनके शरीर से राक्षसी आभा गायब हो गई। उन्होंने ललित मौर्य को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और पुनर्जन्म के लिए उड़ान भरी। रुद्रसेन ने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी और बहुत सारी दिलचस्प कहानियां पढ़ी थी। रुद्रसेन नीरव की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। इतनी सारी कहानियों के साथ आना आसान नहीं था। यदि उन्हें रेस्तरां और चायघरों में कहानीकारों द्वारा मुद्रित और बताया जाता है तो वे निश्चित रूप से लोकप्रिय हो जाएंगे। अगले दिन रुद्रसेन ने नीरव को विदाई दी। उसे अभी भी प्राचीन बर्बर खनन क्षेत्र में भागना था। प्राचीन बर्बर खनन क्षेत्र पहाड़ों में गहराई में स्थित था। रुद्रसेन तेजी से उसकी ओर उड़ गए। रास्ते में उसने देखा कि सैनिकों का एक बड़ा समूह 1000 से अधिक लोगों के समूह को एस्कॉर्ट कर रहा है। जिन लोगों को ले जाया जा रहा था उन सभी को बेड़ियों में जकड़ दिया गया और हथकड़ी लगा दी गई। उनमें पुरुष, महिलाएं और यहां तक कि बच्चे भी थे। रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ ली और रुक गए। ये लोग कौन हैं? समूह का नेता जल्दी से अपने घोड़े से उतरा और रुद्रसेन का अभिवादन किया। युवा मास्टर, ये वे अपराधी हैं जिन्हें प्राचीन बर्बर साम्राज्य में मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि अमर संप्रदाय उन्हें जीने का मौका देने के लिए काफी दयालु था। उन्हें अमर संप्रदाय के खनन क्षेत्र में जाने की अनुमति दी गई। प्राचीन बर्बर साम्राज्य ब्लू क्लाउड संप्रदाय के जागीरदारों में से एक था। ऐसा कहा जाता था कि प्राचीन बर्बर साम्राज्य के संस्थापक सम्राट ब्लू क्लाउड संप्रदाय के एक बुजुर्ग थे। अब भी प्राचीन बर्बर साम्राज्य का शाही परिवार अभी भी बहुत शक्तिशाली था। रुद्रसेन ने सुना था कि शाही परिवार में कई यिन यांग किसान थे। इसके अलावा प्राचीन बर्बर साम्राज्य बर्बर क्षेत्र और बर्बर क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित था। बर्बर लोग अक्सर बर्बर साम्राज्य पर आक्रमण करते थे, जिससे सीमाओं पर युद्ध छिड़ जाते थे। मीमी, रुद्रसेन ने सिर हिलाया और प्राचीन बर्बर खनन क्षेत्र की ओर उड़ना जारी रखा। दोपहर में वो प्राचीन बर्बर खनन क्षेत्र में पहुंचे। खबर सुनने के बाद नृसिंह, वहीदा और अन्य लोग उनके स्वागत के लिए जल्दी से बाहर आ गए। रुद्रसेन के स्वागत में 1 दर्जन शिष्य भी निकले। समूह के नेता को भीमराव कहा जाता था। उसका कद मध्यम था और वो लगभग 24 या 25 वर्ष का लग रहा था। उनकी आभा गहरी थी और ये स्पष्ट था कि उनकी साधना असाधारण थी। आप जूनियर भाई रुद्र होंगे, है ना? मैं भीमराव हूं, खनन क्षेत्र 1 का प्रभारी व्यक्ति। भीमराव मुस्कुराए और अपनी मुट्ठियां पकड़ ली। रुद्रसेन ने भी अपनी मुट्ठी बांध ली। वरिष्ठ भाई डेविड, व्यक्तिगत रूप से मेरा स्वागत करने के लिए बाहर आने के लिए धन्यवाद। भीमराव ने रुद्रसेन का हाथ पकड़कर कहा, मैंने आपके बारे में सुना है। थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में वापस आपने असंख्य अमर संप्रदाय की प्रतिभा तकेश्वर को एक ही स्लैश से मार डाला। आपने ब्लू क्लाउड संप्रदाय का गौरव बनाया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप प्रशिक्षण के लिए प्राचीन बर्बर खनन क्षेत्र में आएंगे। बेशक, रुद्रसेन हैरान थे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी थंडरब्लेड मिस्टीरियस वर्ल्ड में अभ्यास करने गए हों? भाई, इसमें से का नहीं। दुख। रुद्रसेन ने भीमराव की बातों पर विश्वास कर लिया। उसे वास्तव में पछतावा हुआ। यह समझ में आता था कि अगर कोई ऐसा अवसर चूक जाता है तो उसे पछतावा होगा। भीमराव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने छोटे भाई से इसके बारे में सुना है।
कुछ समय पहले उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा और थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में हुई कुछ चीजों के बारे में बात की। अच्छा, ऐसा है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। चलो यहां खड़े नहीं हैं, चलो लिविंग रूम में बात करते हैं, भीमराव ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और भीमराव और अन्य लोगों के साथ लिविंग रूम में प्रवेश किया। प्राचीन बर्बर खनन क्षेत्र का प्रभारी व्यक्ति ब्लू क्लाउड संप्रदाय के एल्डर एंथनी है। हालांकि एल्डर एंथनी संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए जुनूनी है, इसलिए उन्होंने खनन क्षेत्र को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया। प्रत्येक क्षेत्र की रक्षा एक अलग शिष्य द्वारा की जाती है। आपके आने से पहले माइनिंग एरिया 5 के जूनियर भाई भावेश का तबादला हो गया था, इसलिए बड़े ने आपको माइनिंग एरिया 5 सौंप दिया। भीमराव रुद्रसेन को देखकर मुस्कुराए और बोले, छोटे भाई, क्या आप माइनिंग एरिया 5 में जाने से पहले थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं, या क्या आप मेरे साथ अब खनन क्षेत्र 5 में आना चाहते हैं? रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब माइनिंग एरिया 5 चलते हैं। मुझे आपको रास्ता दिखाने के लिए परेशान करना होगा। जूनियर भाई, आप बहुत विनम्र हैं। भीमराव खड़े हुए और रुद्रसेन और अन्य लोगों को खनन क्षेत्र 5 में ले गए। माइन नंबर 5 एक खनन क्षेत्र था जो 10 मील से अधिक तक फैला हुआ था। जिन लोगों ने यहां खनन किया था, उन्हें या तो प्राचीन बर्बर साम्राज्य युद्ध के कैदियों द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी, या ऐसे लोग जिन्होंने गंभीर अपराध किए थे और उन्हें नष्ट करने की सजा सुनाई गई थी। एमराल्ड क्लाउड संप्रदाय ने इन लोगों को स्वर्ग की अच्छाई के कारण प्राचीन बर्बर साम्राज्य से ले लिया। वे किसान थे जिनसे रुद्रसेन यहां रास्ते में मिले थे। जब रुद्रसेन और अन्य लोग माइनिंग एरिया 5 में पहुंचे तो एक छोटा और पतला शिष्य उनके पास दौड़ा। छोटे भाई रुद्र, ये रोशन है। वह खनन क्षेत्र में कुछ मामलों में जूनियर भाई सरद की मदद कर रहे हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप उससे पूछ सकते हैं। भीमराव ने शिष्य की ओर इशारा किया और उसका परिचय दिया। रोशन को स्पष्ट रूप से पता था कि रुद्रसेन आएंगे, इसलिए उन्होंने रुद्रसेन को आदरपूर्वक प्रणाम किया। रुद्रसेन ने उसे उठने के लिए कहा और रोशन उठ खड़ा हुआ। रोशन के बारे में रुद्रसेन की पहली धारणा यह थी कि वो काफी विनम्र थे। भीमराव ने कहा, छोटे भाई, आप लंबी यात्रा से थक गए होंगे। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। रात में 4 खनन क्षेत्रों के प्रभारी लोग जूनियर ब्रदर के स्वागत के लिए एक स्वागत भोज तैयार करेंगे। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या सीनियर ब्रदर मुझे एल्डर एंथनी से मिलवा सकते हैं? भीमराव ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर एंथनी ने कहा था कि वह जाने से पहले आपका इंतजार करेंगे, लेकिन वो कुछ दिन पहले चले गए। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और भीमराव को लौटने से पहले खनन क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। रोशन ने कहा, बड़े भाई, मैंने पहले ही आवास तैयार कर लिया है। ठीक है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और रोशन के पीछे पीछे आवास तक चला गया। 5वें खनन क्षेत्र में एक आंगन था और वातावरण काफी अच्छा था। आंगन में 5 3 मंजिला लकड़ी की इमारतें थी और वे आवास थे। रुद्रसेन और अन्य लोग सबसे भीतरी इमारत में रहते थे। खनन क्षेत्र थोड़ा सरल और कच्चा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वरिष्ठ भाई को यहां रहने की आदत हो सकती है? रोशन ने सम्मानपूर्वक पूछा। ये बुरा नहीं है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। रोशन कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। नृसिंह और अन्य लोग जानते थे कि रोशन को रुद्रसेन से कुछ कहना है, इसलिए वे सभी अपने अपने कमरे में चले गए। रोशन ने एक स्टोरेज पाउच निकाला और रुद्रसेन को दे दिया। उन्होंने कहा, हम जानते थे कि सीनियर ब्रदर आ रहा है, इसलिए हमने कुछ उपहार तैयार किए। वे सभी बेकार चीजें हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि सीनियर ब्रदर को कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, उन्हें नीचे रखो। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, क्या आपके पास एल्डर एंथनी और खनन क्षेत्र के प्रभारी 4 लोगों के बारे में जानकारी है? मैंने उन्हें पहले ही तैयार कर लिया है। रोशन ने उन्हें बाहर निकालते हुए कहा। रुद्रसेन हैरान थे। रोशन वास्तव में निर्विवाद था। ठीक है,
अब तुम जा सकते हो। अगर मुझे आपकी जरूरत होगी तो मैं आपको फोन करूंगा। रुद्रसेन ने कहा। फिर जूनियर ब्रदर छुट्टी ले लेगा। रोशन ने रुद्रसेन को प्रणाम करते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। 2 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन्स और 5,000 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन्स। रुद्रसेन ने अपनी अंतरस्थानिक थैली से अपनी दिव्य भावना को वापस ले लिया और मुस्कुराया। ये लोग बहुत अमीर थे। हालांकि ये सामान्य था। प्राचीन बर्बर खनन क्षेत्र ब्लू क्लाउड संप्रदाय के 3 सबसे बड़े खनन क्षेत्रों में से एक था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना एक साधारण स्पिरिट माइन कर सकती थी। शिष्यों के लिए कुछ उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन रखना सामान्य था। इसके अलावा जो शिष्य प्राचीन बर्बर खनन क्षेत्र में पर्यवेक्षक हो सकते थे, वे साधारण नहीं थे। शायद उनकी साधना प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि सरल नहीं थी। हो सकता है कि शिष्यों के बुजुर्गों में से कोई संप्रदाय का उच्च पदस्थ सदस्य हो। संप्रदाय के सभी उच्च पदस्थ सदस्य बहुत प्रतिभाशाली नहीं थे। जो लोग प्रतिभाशाली नहीं थे, वे अक्सर ऐसी जगह पर स्थानांतरित होने के लिए आवेदन करते थे जहां वे पैसा कमा सकते थे। जाहिर है, खनन क्षेत्र उनके लिए पैसा बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। इस तरह की बात केवल ब्लू क्लाउड संप्रदाय में ही नहीं होती थी। कई संप्रदायों और कुलों में भी ऐसी ही चीजें होंगी। रुद्रसेन द्वारा इन चीजों को दूर करने के बाद उन्होंने रोशन द्वारा छोड़ी गई जानकारी को खोला। एंथोनी, प्राचीन बर्बर खनन क्षेत्र के प्रभारी व्यक्ति, एक स्पिरिट एरे मास्टर। वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। पहले खनन क्षेत्र के प्रभारी व्यक्ति भीमराव हैं। उनके चाचा बाहरी संप्रदाय के महान बुजुर्ग ऋषिदेव हैं। वो विनम्र और सामाजिककरण में अच्छा है। शिष्यों के बीच उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। रुद्रसेन मुस्कुराया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भीमराव का महान बुजुर्ग ऋषिदेव के साथ ऐसा संबंध होगा। जब वह बाहरी संप्रदाय में थे, तब महान वृद्ध ऋषिदेव ने रुद्रसेन की अच्छी देखभाल की। उन्होंने रुद्रसेन की भी मदद की थी। इसके अलावा महान बुजुर्ग ऋषिदेव रुद्रसेन के भविष्य के बारे में बहुत आशावादी थे। ये कहा जा सकता है कि उन सभी नए शिष्यों में से जो अभी अभी कुलीन संप्रदाय में शामिल हुए थे, रुद्रसेन वह थे जिन्हें ऋषिदेव सबसे अधिक महत्व देते थे। रुद्रसेन को लगा कि भीमराव को महान बुजुर्ग ऋषिदेव ने उनके बारे में इतना उत्साहित होने का काम सौंपा होगा। दूसरे खनन क्षेत्र के प्रभारी व्यक्ति को रॉनी कहा जाता था। उसका व्यक्तित्व ठंडा था। उनकी मां कीमिया शिखर की 5वीं बुजुर्ग थी। रॉनी को महिलाएं पसंद थी। अरे, रोशन वास्तव में कुछ है। वह यह भी पता लगाने में कामयाब रहा कि रॉनी महिलाओं को पसंद करता है। रुद्रसेन अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सके। मेरा नंबर 3 का प्रभारी व्यक्ति दिशा थी। उसकी पहचान और उत्पत्ति अज्ञात थी, लेकिन यह कहा गया था कि उसकी एक असाधारण पृष्ठभूमि थी और वह बहुत प्रतिभाशाली थी। वह प्रशिक्षण के लिए खदान में आई थी क्योंकि वो यिन यांग दायरे में प्रवेश करने के लिए खदान में भारी मात्रा में संसाधनों का उपयोग करना चाहती थी। ये महिला हमेशा कम महत्वपूर्ण और रहस्यमय रही थी। उसने कभी स्वर्ग और पृथ्वी की सूची में भी प्रवेश नहीं किया था, लेकिन उसकी साधना निश्चित रूप से शक्तिशाली थी। हालांकि ये महिला आकर्षक और मोहक दिखती थी, लेकिन वह वास्तव में एक बेहद ठंडे खून वाली व्यक्ति थी। एक बार एक बड़ा भाई था जो दिशा के साथ स्वतंत्रता लेना चाहता था, लेकिन उसके दंतियन को दिशा ने नष्ट कर दिया था। इसके अलावा इस मामले को संप्रदाय द्वारा अनसुलझा छोड़ दिया गया था। इसलिए दिशा निश्चित रूप से एक बहुत ही भयानक व्यक्ति थी। माइन नंबर 4 का प्रभारी व्यक्ति अनूप था। वो स्पिरिट एरे पीक के दूसरे बुजुर्ग श्रीकांत के पोते थे। वो सरणियों में कुशल था, लेकिन वह कामुक था। रुद्रसेन ने इन सामग्रियों को बहुत जल्दी पढ़ना समाप्त कर दिया और मदद नहीं कर सके, लेकिन अपना सिर हिला सके। इन चारों खदानों के प्रभारी लोग बिल्कुल भी सरल नहीं लग रहे थे। इवेनेरव में भीमराव ने रुद्रसेन और अन्य लोगों को भोज में लाने के लिए लोगों को भेजा। रुद्रसेन और अन्य लोग भोज में गए।
वे माइन नंबर 1 में भीमराव के आवास पर पहुंचे। जब रुद्रसेन और अन्य लोग पहुंचे तो भीमराव और खदान नंबर 4 के प्रभारी अन्य 4 लोग पहले से ही रुद्रसेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जूनियर भाई रुद्र और अन्य लोग यहां हैं। भीमराव मुस्कुराए। फिर भीमराव ने उन्हें एक दूसरे से मिलवाया। यह रुद्रसेन है, जूनियर ब्रदर। यह माइन नंबर 2, जूनियर सिस्टर रॉनी के प्रभारी व्यक्ति हैं। यह माइन नंबर 3 की प्रभारी व्यक्ति जूनियर सिस्टर दिशा है। यह माइन नंबर 4 के प्रभारी व्यक्ति है, जूनियर भाई अनूप। उन चारों ने झुककर प्रणाम किया और यह कहा जा सकता है कि वे एक दूसरे से परिचित थे। रुद्रसेन ने महसूस किया कि रॉनी वास्तव में बहुत सुंदर थी। वो लंबी थी, उसके लंबे पैर, पतली कमर और बफ सफेद त्वचा थी। उसका छोटा सा चेहरा भी बहुत खूबसूरत था। रुद्रसेन ने मन ही मन सोचा, क्या इतनी खूबसूरत महिला का यौन अभिविन्यास असामान्य है? क्या रोशन ने गलती की? दिशा भी फर्स्ट क्लास की ब्यूटी थी। उसके होंठ उग्रलाल थे और वो बहुत आकर्षक लग रही थी। वो रुद्रसेन को देखकर मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक रही थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो रुद्रसेन को बहकाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन रुद्रसेन को रोशन से पता था कि ये महिला आकर्षक दिखती है, लेकिन वो वास्तव में एक क्रूर और निर्दयी महिला थी। वो उसकी शक्ल से मूर्ख नहीं बन सकता था। जहां तक माइन नंबर 4 के आरुष की बात है तो उन्होंने गोल्डन रोब पहना हुआ था और काफी हैंडसम था। हालांकि उनकी आंखें थोड़ी लंबी और संकरी थी, जिससे लोगों को असहज महसूस होता था। सब लोग, चलो एक सीट लेते हैं, भीमराव ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी लोग मुख्य हॉल की ओर चल पड़े। जूनियर सिस्टर वहीदा, मैंने नहीं सोचा था कि आप प्राचीन आदमी के खदान में आएंगी। जब आरुष ने वाहिदा को देखा तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और उसकी आंखों में 2 बुरी रोशनी चमक उठी। अनूप को देखकर वहीदा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने नहीं सोचा था कि वो उसे यहां देख पाएगी। रुद्रसेन ने देखा कि वहीदा अजीब हरकत कर रही थी और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। यह दृश्य स्वाभाविक रूप से कई लोगों द्वारा देखा गया था। वहीदा ने अपना सिर उठाया और रुद्रसेन की ओर देखा। जब उसने रुद्रसेन को उसे देखकर मुस्कुराते देखा तो उसके दिल का डर धीरे धीरे गायब हो गया। हम्फ! यह देखकर अनूप का चेहरा काला पड़ गया। वह मदद नहीं कर सका लेकिन उपहास किया और मुख्य हॉल की ओर चल दिया। ये दिलचस्प है, दिशा मुस्कुरा दी। दिशा के मुंह के कोने एक फीकी मुस्कान में बदल गए। उसने कमोबेश इस बारे में सुना था कि उस समय क्या हुआ था। दूसरी ओर रॉनी ने वहीदा को एक मामूली रूप दिया। भीमराव व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए। वह देख सकता था कि रुद्रसेन और अनूप के बीच कुछ दुश्मनी थी। भीमराव ने चीजों को सुचारू करने की कोशिश की। वो मुस्कुराया और कहा, हर कोई रुको मत, चलो एक सीट लेते हैं। आज हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हम नशे में नहीं होंगे। सभी ने बैठ गए। भीमराव और कुछ खूबसूरत महिला शिष्यों ने माहौल को जीवंत कर दिया। ये काफी जीवंत था। घोज के आधे रास्ते में अनूप ने रुद्रसेन की ओर देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने सुना है कि जूनियर भाई रुद्र के वरिष्ठ भाई रितेश के साथ अच्छे संबंध हैं। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, मेरे सीनियर भाई रितेश के साथ वास्तव में अच्छे संबंध हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि वरिष्ठ ब्रदर आरुष इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि ये कहा जाता है कि जूनियर ब्रदर रुद्र को वरिष्ठ भाई रितेश की वजह से नेता का पद मिल सका। अब ऐसा लगता है कि अफवाहें निराधार नहीं हैं। अनूप ने मुस्कुराते हुए कहा, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। रुद्रसेन के साथ आए शिष्यों ने अंदर ही अंदर उपहास किया। उनमें से कुछ कुछ वर्षों से संप्रदाय में थे और उन्होंने अनूप और वाहिदा के बीच के अतीत के बारे में सुना था। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अनूप के लिए एक पल का मौन धारण कर सकते थे। क्या ये आदमी नहीं जानता था कि जूनियर भाई रुद्र कितना भयानक था? उसने वास्तव में जूनियर भाई रुद्र के सामने कूदने की हिम्मत की।
अनूप की बातें सुनने के बाद दिशा की मुस्कान और भी मोहक हो गई। रोनी ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली और वहीदा की ओर देखने लगी। जब से वहीदा आया था, रोनी समय समय पर वहीदा को देखता रहता था। शायद ये ठीक वैसा ही था जैसा रोशन ने कहा था कि रोनी को महिलाओं में बहुत दिलचस्पी थी। भीमराव ने गहरी आवाज में कहा, जूनियर ब्रदर आरुष, मुझे लगता है कि आप नशे में हैं। अनूप ने उदासीनता से कहा, क्या क्या मैं आपको सच नहीं बता सकता? रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, वरिष्ठ ब्रदर आरुष नशे में है। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, लेकिन अगली बार मेरे सामने ऐसे नशे में शब्द मत कहो, क्योंकि तुम मर जाओगे। रुद्रसेन ने एक कप शराब पी, खड़े हुए और बाहर चले गए। सरसराहट, उनके साथ आए 20 या उससे अधिक शिष्य सभी खड़े हो गए और बाहर चले गए। इस आदमी का काफी व्यक्तित्व है। दिशा मुस्कुरा दी। मुझे धमकी दे रहे हैं, कितना दिलचस्प है। अनूप के होंठ एक भयावह मुस्कान में बदल गए जब उन्होंने रुद्रसेन के बारे में सोचा कि वहीदा का हाथ थामे हुए हैं, तो अनूप की मुस्कान और बढ़ गई। हालांकि अनूप की मुस्कान देखकर कई लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अपने आवास पर लौटने के बाद सभी लोग आराम करने चले गए। वहीदा ने कहा, जूनियर अप्रेंटिस भाई, मुझे आपसे कुछ कहना है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। वहीदा रुद्रसेन के कमरे में चली गई। उसकी अभिव्यक्ति अनिश्चित थी। रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वह अतीत में हुई किसी चीज के बारे में बात करना चाहती है। हालांकि यह स्पष्ट था कि वहीदा ये याद नहीं रखना चाहती थी कि अतीत में क्या हुआ था। वह मामला संभवतः अनूप से संबंधित था। रुद्रसेन को थोड़ा दिल का दर्द महसूस हुआ क्योंकि उन्होंने वाहिदा के सुंदर चेहरे को सहलाया और कहा, आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं। जब तक मैं यहां हूं, कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचाएगा। वहीदा ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैं एक गुलाम था जिसे बेच दिया गया था। एक गुलाम? रुद्रसेन ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। वहीदा ने अपना चेहरा ढक लिया क्योंकि उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। वहीदा को गले लगाते ही रुद्रसेन को थोड़ा दिल का दर्द महसूस हुआ। वहीदा की आवाज कांपने लगी क्योंकि उसने पूछा, जूनियर अप्रेंटिस भाई, क्या आप मुझे नीची दृष्टि से देखेंगे? कई धर्मनिरपेक्ष देशों में दास काफी आम थे और कई लोग उन्हें लोगों का सबसे निचला वर्ग मानते थे। रुद्रसेन ने धीरे से उत्तर दिया, मैं कैसे कर सकता था? मेरी राय में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास किस तरह की स्थिति है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम तय कर सकते हैं। केवल एक चीज जो हम तय कर सकते हैं वो ये है कि हम भविष्य में किस तरह के व्यक्ति बनेंगे। वहीदा ने खड़े होकर रुद्रसेन की ओर देखा और कहा, जब मैं 10 साल की थी तो मुझे नौकर बनने के लिए ब्लू क्लाउड संप्रदाय में बेच दिया गया था। मेरे जैसे नीच हैसियत वाले कई लोग थे। ब्लू क्लाउड संप्रदाय में सैकड़ों हजारों शिष्य, बुजुर्ग और उपयाजक थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से कई दासों की आवश्यकता थी। वास्तव में कई गुट ऐसे थे और वे नौकरों के रूप में सेवा करने के लिए बड़ी मात्रा में दास खरीदते थे। रुद्रसेन ने हस्तक्षेप नहीं किया और वह चुपचाप सुनता रहा। मैंने स्पिरिट एरे पीक में एक नौकर के रूप में शुरुआत की। जब मैं 13 साल का था तो अनूप ने मुझे देखा और अनूप मुझे ले गए। इस बिंदु पर वहीदा रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए याद नहीं रखना चाहता। उस समय 5 बहनें थीं और उन सभी को अनूप ले गया था। अनूप को हमारी पीठ को गुलाम बनाने के लिए कोई मिला। बोलते ही वहीदा ने एक एक करके अपने कपड़े उतार दिए। वो मुड़ी और अपनी पीठ को उजागर किया। रुद्रसेन ने अपनी गर्दन से लगभग 10 फीट नीचे खून का लाल निशान देखा। यह स्पष्ट रूप से एक गर्म लोहे के साथ ब्रांडेड था। रुद्रसेन ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से एक दास के निशान को सहलाया। वहीदा का नाजुक शरीर थोड़ा कांपने लगा। फिर आरुष को हम 5 को पुरुषों की सेवा करना सिखाने के लिए कोई मिला। बोलते समय वहीदा का चेहरा पीला पड़ गया था।
जब मैं 14 साल का था तो अनूप ने एक के बाद एक मेरी बहनों को फोन करना शुरू कर दिया। फिर अनूप ने उन्हें तबाह कर दिया। वह इंसान नहीं था और वे चोटों से ढके वापस आ गए। अंत में अनूप चाहते थे कि मैं उनकी सेवा करूं। वहीदा ने एक अतुलनीय दर्दनाक अभिव्यक्ति दिखाई। रुद्रसेन ने वहीदा को अपनी बाहों में पकड़ लिया। ये वाहिदा के लिए सबसे दर्दनाक स्मृति होनी चाहिए, है ना? अगर यह संभव होता तो शायद वह इसे कभी याद नहीं रखना चाहती। बड़ी बहनों में से एक को नकली पहाड़ के पीछे एक सूखा कुआं मिला। मैं सूखे कुएं में छिप गया और 4 बड़ी बहनों ने सूखे कुएं को पत्थरों से ढक दिया। एक नजर में वे कुछ भी अजीब नहीं देख सकते थे। वहीदा का चेहरा पीला और दर्दनाक था क्योंकि उसने कहा, अनूप ने मुझे नहीं देखा, इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से मुझे खोजने आया। किसी ने कभी उसकी अवज्ञा नहीं की, लेकिन मैंने किया। अनूप पागल होने वाला था। उसने 4 बहनों से पूछा कि मैं कहाँ छिपा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि वे नहीं जानते और फिर अनूप ने उनकी हड्डियों को इंच दर इंच तोड़ दिया। मैंने सूखे कुएं से उनकी दुखद चीखें सुनी। मैं ऊपर चढ़ना चाहता था और उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन मैं अंदर फंस गया था। अनूप द्वारा 4 बहनों की हड्डियां तोड़ने के बाद अनूप ने उनके मांस के टुकड़ों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए एक बोनिंग चाकू का इस्तेमाल किया। वे बहुत बुरी तरह से मर गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं कहाँ छिपा हुआ था। अपने अपराध को छिपाने के लिए अनूप ने आंगन को जला दिया। मुझे लगा कि मैं वहीं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि संप्रदाय की एक बड़ी बहन मेरी पुकार सुनेगी और मुझे बचाएगी। वहीदा ने मन ही मन बुदबुदाया। मैं उस बड़ी बहन के घर में छिप गया। अगर ये उसके लिए नहीं होता तो मैं पहले से ही एक बर्फ ठंडी लाश होती। जहां तक मेरी 4 बहनों की बात है, वे मेरी वजह से मर गई। मैं उनके मरने से पहले उनके दयनीय रोने को कभी नहीं भूलूंगा। कागज आग नहीं लपेट सकता। उसके द्वारा महिला दासों को रखने और उन्हें मौत के घाट उतारने की खबर संप्रदाय में फैल गई। लेकिन कुछ महिला दासों के लिए कौन बोलेगा? अनूप अभी भी फरार है। वहीदा की आंखें नफरत से भर गई। रुद्रसेन ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। जब से आप संप्रदाय में शामिल हो गए हैं, भले ही आप अतीत में गुलाम थे, आप संप्रदाय के अजीब काम करने वाले कार्यकर्ता बन गए हैं। आप भविष्य में खेती भी कर सकते हैं। यदि आपकी प्रतिभा उत्कृष्ट है तो आपको शिष्य बनने का मौका भी मिल सकता है। अनूप को हिम्मत किसने दी? उसने उसे आपको दूर ले जाने और आपको गुलाम के निशान के साथ क्यों चिन्हित करने दिया? अपनी महान स्थिति के कारण वो ऐसा कर सकता है। बोलते हुए वहीदा की आवाज कांप उठी। वह अभी भी अतीत को पीछे मुड़कर देखना सहन नहीं कर सकती थी। हर बार जब वह अपनी 4 बहनों की दुखद मौत के बारे में सोचती थी तो वहीदा को बुरे सपने आते थे। कई सालों के बाद भी वो अभी भी उस दुखद भाग्य से बाहर नहीं निकल सकी। वो अपनी 4 बहनों का बदला लेना चाहती थी जिनकी दुखद मृत्यु हो गई थी, लेकिन वह ऐसा करने के लिए शक्तिहीन थी। बाद में संयोग से मुझे एल्डर हिमांश द्वारा हेवन रिपेयरिंग पीक पर लाया गया। अनूप ने भी संप्रदाय छोड़ दिया। मैंने सोचा था कि मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मुझे उसको यहां देखने की उम्मीद नहीं थी। वहीदा की आवाज नफरत से भरी हुई थी। बड़ी बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। रुद्रसेन ने धीरे से कहा। उसे वाहिदा के लिए वास्तव में खेद हुआ। ये कल्पना करना कठिन था कि उसके जैसी युवा लड़की के लिए ये कितना असहनीय रहा होगा। वास्तव में वहीदा ने अपना सिर उठाया और उत्साह से रुद्रसेन की ओर देखा। बेशक ये सच है। अगर कोई तुम्हें धमकाता है तो मैं उसकी जान ले लूंगा, चाहे वह अतीत में हो, अभी में हो या भविष्य में। मैं उनके कुत्ते की जान ले लूंगा। रुद्रसेन ने गंभीरता से बोलते हुए वहीदा के चेहरे को धीरे से सहलाया। बूहू। वहीदा रोने लगी। उसके आंसू नाशपाती के फूल पर बारिश की बूंदों की तरह थे, लेकिन वह जल्दी से फिर से हंसने लगी।
उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसका दिल अवर्णनीय भावनाओं से भर गया था। वहीदा ने रुद्रसेन को गले लगाने और उन्हें चूमने की पहल की। बड़ी बहन, आज तुम बहुत भावुक हो। ऐसे मत बनो, रुद्रसेन ने कहा। छोटे भाई, मुझे आपकी सेवा करने दो। मैंने 1 साल तक पुरुषों की सेवा करने के सभी प्रकार के तरीके सीखे हैं, लेकिन मैंने कभी उनका उपयोग नहीं किया है। इसके अलावा किसी भी आदमी ने कभी मेरे शरीर को नहीं छुआ है। छोटे भाई, मैं आपकी अच्छी सेवा करूंगा। वहीदा ने अपने कपड़े उतारे, शर्मा गई और खुद को रुद्रसेन की बाहों में फेंक दिया। कमरे में गर्म धूप की एक किरण चमक उठी। रुद्रसेन ने वहीदा की ओर देखा, जो बिल्ली के बच्चे की तरह आलस्य से उसकी बाहों में लेटी हुई थी। शायद ये इसलिए था क्योंकि उसने उस दर्द को प्रकट किया था जो कई वर्षों से उसके दिल में छिपा हुआ था, या शायद ये इसलिए था क्योंकि वो वास्तव में इस आदमी के साथ प्यार में पड़ गई थी जो उसकी परवाह करता था, उससे प्यार करता था और उसकी रक्षा करता था। यही कारण था कि वहीदा कल रात पागल हो गई थी। रुद्रसेन ने अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर चले गए। इस समय नृसिम्हा आया और कहा, जूनियर ब्रदर, सीनियर ब्रदर डेविड आपको प्रशिक्षण मैदान में आमंत्रित करने के लिए यहाँ है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि प्राचीन बर्बर खनन क्षेत्र में एक नियम था जो एल्डर एंथनी द्वारा निर्धारित किया गया था। उन्हें उम्मीद थी कि ब्लू क्लाउड संप्रदाय के शिष्य खनन क्षेत्र में होने पर भी खेती करना नहीं भूलेंगे। क्या सब लोग इकट्ठे हुए हैं? रुद्रसेन ने पूछा। मुझे जूनियर सिस्टर वहीदा नहीं मिली, लेकिन बाकी सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि वह कहाँ गई। क्या मुझे उसे फिर से देखना चाहिए? नृसिम्हा ने अपना सिर खुजलाया और कहा। रुद्रसेन ने मन ही मन सोचा, वहीदा कल बहुत पागल थी। वो स्पष्ट रूप से पकड़ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वह पूछती रही। अंत में वो लगभग बेहोश हो गई। उसे अपनी ताकत हासिल करने के लिए समय चाहिए था। रुद्रसेन ने कहा, सीनियर सिस्टर वहीदा की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आज सुबह मेरी मदद करने के लिए बाहर गई थी। नृसिम्हा थोड़ा उलझन में था। खनन क्षेत्र में क्या किया जा सकता है? हालांकि वो ये भी जानता था कि उसे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए जो नहीं पूछे जाने चाहिए। रुद्रसेन और नृसिंह बाहर चले गए। ये देखकर कि सभी इकट्ठे हो गए हैं, रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलते हैं। ये हमारी पहली सुबह की ट्रेनिंग है, देर मत करो। फिर लोगों के समूह ने बातचीत की और हंसते हुए प्रशिक्षण मैदान की ओर चले गए। जब वे प्रशिक्षण मैदान में पहुंचे तो भीमराव, दिशा, रोनी, अनूप और बाकी, साथ ही उनके शिष्य पहले से ही वहां मौजूद थे। टीएसके, आप वास्तव में जानते हैं कि हवा कैसे डालनी है। आपने वास्तव में इतने सारे लोगों को इंतजार कराया। अनूप ने अपने होठों को कर्ल किया और उपहास किया। भीमराव की अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई क्योंकि उन्होंने कहा, जूनियर भाई डेविड, बात करना बंद करो। अनूप स्पष्ट रूप से भीमराव से नहीं डरता था और अपने होठों को कर्ल करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे देर हो गई है ना? चूंकि मुझे देर नहीं हुई है, इसलिए मुझे उन लोगों को परेशान करना होगा जो चुप रह रहे हैं। सुबह हमें सूंघे नहीं। पफ। कई शिष्य हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। रुद्रसेन के हाव भाव अचानक गंभीर हो गए। बेशक, 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 जूनियर भाई, रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा। बेशक मैंने इसके बारे में सुना है। खदान में सुबह का व्यायाम शिष्यों के बीच एक प्रतियोगिता है। बेशक शिष्यों का, आरुष ने उपहास किया। जूनियर भाई रुद्र, आप इतनी कम उम्र में पहले से ही एक नेता हैं। मुझे यकीन है कि आप बहुत शक्तिशाली होंगे। आपके साथ कुछ चालों का आदान प्रदान करने के बारे में क्या ख्याल है? इसी समय एक लंबा शिष्य आरुष की तरफ से बाहर निकला। इस शख्स का नाम दिनेश चौधरी था। वह मार्शल किंग दायरे के 8वें स्वर्ग में था। वे शिष्य जो कई वर्षों से खदान में थे।
भले ही वे बहुत प्रतिभाशाली न हो, फिर भी वे अपनी खेती बढ़ाने के लिए स्पिरिट स्टोन का उपयोग कर सकते थे। हालांकि उनकी प्रतिभा के साथ उनके लिए भविष्य में यिन यांग क्षेत्र में प्रवेश करना लगभग असंभव था। दिनेश चौधरी को जाहिर तौर पर अनूप ने रुद्रसेन को अपमानित करने की व्यवस्था की थी। इस बार भीमराव ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानते थे कि रुद्रसेन कितने भयानक थे, लेकिन अनूप को स्पष्ट रूप से पता नहीं था। यदि आप वास्तव में सोचते हैं कि जूनियर भाई रुद्र की युद्ध शक्ति उनकी साधना के समान है, तो आप गंभीर रूप से गलत हैं। आइए देखें कि आप कैसे पीड़ित होंगे। भीमराव मदद नहीं कर सके, लेकिन अंदर से उपहास कर रहे थे। उन्हें अनूप को लेकर भी काफी शिकायतें थी। क्योंकि आरुष एक आध्यात्मिक सरणी गुरु थे, इसलिए उन्हें एल्डर एंथनी द्वारा बहुत माना जाता था। इस वजह से आरुष ने भीमराव को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं डाला। यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने भीमराव के चेहरे का खंडन किया था। भीमराव को अनूप से कोई शिकायत कैसे नहीं हो सकती थी। अब जब उसने अनूप को रुद्रसेन को बेतहाशा अपमानित करते देखा, तो भीमराव को कुछ भी करने की जहमत नहीं उठाई जा सकी। वह अनूप के रुद्रसेन के हाथों पीड़ित होने का इंतजार नहीं कर सकता था। यह देखकर कि रुद्रसेन ने कुछ नहीं कहा, अनूप ने उपहास किया। उसने सोचा कि रुद्रसेन डर गया है। अनूप ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, टीएसके, ये सिर्फ एक दोस्ताना आदान प्रदान है। जूनियर भाई रुद्र की हिम्मत नहीं होती। मैंने सुना है कि जूनियर भाई रुद्र थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में गए थे। वहां खतरनाक है, लेकिन जूनियर भाई रुद्र 1 साल तक वहां रहने में सक्षम थे। क्या ऐसा हो सकता है कि जूनियर भाई रुद्र 1 साल तक किसी कोने में छिप गया हो? हाँ, आरुष के बगल में मौजूद शिष्य ठहाका लगाने लगे। वे रुद्रसेन को अपनी आंखों में तिरस्कार के साथ देख रहे थे। जूनियर भाई रुद्र को इन लोगों से निपटने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद उनसे निपट सकता हूं, चिराग ने कहा जब उन्होंने देखा कि अनूप पानी में डूब रहे थे। चिराग पहले रुद्रसेन की ताकत के बारे में आश्वस्त नहीं थे, लेकिन नॉर्दर्न वेस्टलैंड सिटी में जो कुछ हुआ था, उसके बाद चिराग रुद्रसेन की ताकत के बारे में आश्वस्त थे। स्वाभाविक रूप से वह रुद्रसेन को अनूप द्वारा अपमानित होते हुए नहीं देखना चाहता था। टीएसके, यदि आप किसी और को ऐसा करने के लिए कहते हैं, तो ये बहुत उबाऊ होगा, अनूप ने उदासीनता से कहा। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई चिराग, क्या आपने इसे देखा? सीनियर ब्रदर आरुष का मिनराव बिल्कुल साफ है। हम किसी और को ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते। इसके बारे में कैसे? यदि आप चाहते हैं कि मैं इसे करूं, तो मैं इसे करूंगा, लेकिन अगर कोई पुरस्कार नहीं है, तो ये बहुत उबाऊ होगा। इसके बारे में कैसे? आइए हम सब पुरस्कार के रूप में कुछ उपयोग करें। ये एक अच्छा विचार है, जूनियर भाई रुद्र। मुझे लगता है कि हमें इसमें कुछ जोड़ना चाहिए। दिशा मुस्कुरा दी। जूनियर भाई रुद्र, आप पुरस्कार के रूप में क्या उपयोग करने जा रहे हैं? रॉनी से पूछा। 100 शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा। फुफकार। यहां तक कि भीमराव, दिशा, रॉनी और अन्य लोग भी हैरान थे। वे कई वर्षों तक खनन क्षेत्र में रहे थे। उन्होंने खनन क्षेत्र में कई साल बिताए थे और उनके पास केवल 100 शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थर थे। आपके पास 100 शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थर हैं। आप किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अनूप ने तिरस्कार पूर्वक कहा। वो अकेला नहीं था जो उस पर विश्वास नहीं करता था। भीमराव, दिशा और रॉनी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, चूंकि मैंने कहा कि मेरे पास वे हैं, तो मेरे पास वे हैं। क्या आप शर्त लगाना चाहते हैं या नहीं? बस ये कहो। अनूप के हाव भाव बदलते रहे। उन्होंने खनन क्षेत्र में 5 साल बिताए थे और खेती के लिए उपयोग किए गए शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को काटने के बाद उनके पास केवल 100 शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थर थे। अगर वह हार गया तो वर्षों में उसकी सारी बचत एक पल में चली जाएगी। हालांकि अनूप ने अपना मन बदल लिया।
वो कैसे हार सकता है? वो लड़का मार्शल किंग दायरे की केवल 7वीं स्वर्गीय परत पर था। दिनेश चौधरी मार्शल किंग क्षेत्र के 8वें आकाशीय परत पर थे। अनूप ने कहा, यदि आप हार जाते हैं, तो यदि आपके पास वो शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? फिर मैं तुम्हें मेरे साथ जो चाहे करने दूंगा। रुद्रसेन ने कंधे उचकाए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा। अनूप के हाव भाव अचानक उदास हो गए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, भीमराव ने कहा। तुरंत भीड़ से जयकारों का एक विस्फोट हुआ क्योंकि दांव बहुत ऊंचे थे। छोटा भाई रुद्र बहुत घमंडी है। वो मार्शल किंग क्षेत्र की केवल 7वीं आकाशीय परत पर है। क्या वो बिना किसी संदेह के नहीं हारेगा? हाँ, वो सिर्फ एक पिटाई की तलाश में है। कई शिष्य चर्चा कर रहे थे। जूनियर भाई रुद्र फिर से लोगों को बरगलाने जा रहा है। नृसिंह और अन्य शिष्यों ने अनूप के लिए शोक मनाया। उन सभी ने मन ही मन सोचा, तुम बाद में रोओगे। दिनेश चौधरी नाम का शिष्य पहले से ही बिजली की तरह तेजी से रुद्रसेन की ओर बढ़ रहा था। बिजली के कदम। कोई तुरंत घबराकर चिल्लाया। लाइटनिंग स्टेप्स ब्लू क्लाउड संप्रदाय से पारित एक फुटवर्क था। खेती करना बहुत मुश्किल था। बहुत कम शिष्य इसे सफलतापूर्वक विकसित करने में सक्षम थे। हालांकि एक बार सफल होने के बाद लाइटनिंग स्टेप्स बेहद शक्तिशाली होंगे। बिल्कुल इसके नाम की तरह, लाइटनिंग स्टेप्स बिजली के रूप में तेज। एक बार जब लाइटनिंग स्टेप्स का उपयोग किया गया तो यह बिजली के बोल्ट की तरह था। इससे पहले कि प्रतिद्वंद्वी प्रतिक्रिया दे पाता, लाइटनिंग स्टेप्स का उपयोग करने वाला व्यक्ति पहले ही प्रतिद्वंद्वी के सामने आ चुका था। फिर उसने एक मुक्का फेंका। यह प्रतिद्वंदी को हराने के लिए पर्याप्त था। कोई आश्चर्य नहीं कि शिष्य इतने हैरान और उत्साहित थे जब उन्होंने दिनेश चौधरी को लाइटनिंग स्टेप्स का उपयोग करते देखा। लाइटनिंग स्टेप्स वास्तव में शक्तिशाली थे। क्या रुद्रसेन को दिनेश चौधरी ने एक चाल में हरा दिया? तुरंत कई शिष्यों ने चर्चा शुरू कर दी। उन्हें लगा कि यह बहुत संभव है। चलो इसे खत्म करते हैं। दिनेश चौधरी एक पल में रुद्रसेन के सामने आ गए। उनकी अभिव्यक्ति ठंडी थी क्योंकि उन्होंने रुद्रसेन पर एक मुक्का फेंका। कई लोगों के हाव भाव बदल गए। वे दिनेश चौधरी की गति के साथ नहीं चल सके। यह बहुत डरावना था। दिनेश चौधरी का मुक्का रुद्रसेन के शरीर पर लगने वाला था। उस समय रुद्रसेन ने अपने शरीर को थोड़ा बाईं ओर झुका लिया। दिनेश चौधरी का मुक्का रुद्रसेन के शरीर को छूते हुए उनकी ओर बढ़ गया। यह पंच वास्तव में चूक गया। क्या? दिनेश चौधरी ने अविश्वास में कहा। अगले ही पल रुद्रसेन ने दिनेश चौधरी पर मुक्का फेंका। बैंड। एक तेज आवाज सुनाई दी। दिनेश चौधरी 20 मीटर से अधिक पीछे उड़ गए, जैसे कि वो बिजली की चपेट में आ गए हों। वह जमीन पर गिर गया और दर्द से कराहने लगा। उसकी पृथ्वी ऊर्जा नष्ट हो गई। वो अब लड़ने में सक्षम नहीं था। क्या ये खत्म हो गया है? हर कोई अवाक रह गया। जो हुआ था वो उनकी अपेक्षा से अलग था। क्या रुद्रसेन को दिनेश चौधरी से हराना नहीं चाहिए था? क्या उन्हें दिनेश चौधरी ने एक चाल में हराया था? दिनेश चौधरी को रुद्रसेन ने एक चाल में क्यों हरा दिया? क्या यह भाग्य हो सकता है? कई लोगों ने सोचा कि कैसे रुद्रसेन ने घबराहट के एक पल में दिनेश चौधरी के हमले को चकमा दे दिया था। ऐसा लग रहा था कि इसका श्रेय केवल भाग्य को दिया जा सकता है, अन्यथा वो इसे कैसे चकमा दे सकता था? मुझे क्षमा करें, मैं चुना हुआ हूं। जब भी मैं बाहर जाता हूं, मैं सोने की सिल्लियां उठाता हूं। जब मैं लड़ता हूं, तो मुझे भी स्वर्ग का आशीर्वाद मिलता है। मैंने गलती से ये लड़ाई जीत ली। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह, स्वर्ग का चुना हुआ। ये बच्चा इतना बेशर्म क्यों है? कई शिष्यों ने अपनी आंखें घुमाई। अनूप का चेहरा बेहद उदास था और उसके मुंह का कोना हिंसक रूप से खड़क रहा था। उसके दिल से खून बह रहा था। कई वर्षों में 100 शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थर जमा किए गए थे।
पलक झपकते ही ये शून्यता में बदल गया। रुद्रसेन ने अनूप को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर भाई आरुष, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और मुझे 100 शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन दो। जेड बॉक्स निकालते ही आरुष का चेहरा काला पड़ गया। उसने अजीब लहजे में कहा, जूनियर अप्रेंटिस भाई रुद्र वाकई भाग्यशाली है। मुझे आश्चर्य है कि क्या जूनियर अप्रेंटिस भाई रुद्र अगली बार इतने भाग्यशाली होंगे। रुद्रसेन हैरान थे। सीनियर भाई आरुष, क्या आपके पास अधिक शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं? क्या आप एक और दौर चाहते हैं? चूंकि मैं चुना हुआ हूं, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि मैं हारूंगा। आप। जब अनूप ने रुद्रसेन के मजाकिया लहजे को सुना तो उसका चेहरा और भी उदास हो गया। उन्होंने जेड बॉक्स रुद्रसेन को दिया और जाने के लिए मुड़े। वो वास्तव में अब और नहीं रहना चाहता था। मैं आज वास्तव में भाग्यशाली हूं। आइए अपनी सुबह की एक्सरसाइज जारी रखें। रुद्रसेन ने जेड बॉक्स खोला और शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की जांच की। जब उसने पाया कि कोई समस्या नहीं है, तो उसने उन्हें दूर रखा और भीड़ को देखकर मुस्कुराया। सभी ने रुद्रसेन को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा। 100 शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थर, यह बस एक बहुत बड़ा भाग्य था। हर कोई जानता था कि शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों का क्या मतलब होता है। अगले कुछ दिनों में अनूप ज्यादा ईमानदार नजर आने लगे। रुद्रसेन अनूप के शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की मदद से खेती कर रहे थे। वह अब मार्शल किंग दायरे के 7वें स्तर के शिखर पर था। उसे बस मार्शल किंग दायरे के 8वें स्तर तक पहुंचने का अवसर चाहिए था। अब सब कुछ तैयार था। कुछ दिनों के लिए अपनी स्थिति को समायोजित करने के बाद रुद्रसेन ने उस रात अपने कमरे में एक छुपा एरे और एक स्पिरिट गैदरिंग एरे स्थापित किया। उसने बड़ी संख्या में उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर और 30 से अधिक शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थर निकाले और उन्हें सरणी में ढेर कर दिया। फिर वो तोड़ने की कोशिश करने लगा। सरणी संचालित हुई। स्पिरिट स्टोन में निहित शुद्ध ऊर्जा भी अवशोषित हो जाती थी। शुद्ध ऊर्जा को रुद्रसेन ने अवशोषित कर लिया था। रुद्रसेन के शरीर में पृथ्वी ऊर्जा शुद्ध होने लगी। 6 घंटे बाद रुद्रसेन के शरीर से एक मजबूत आभा निकली। रुद्रसेन के पीछे एक आर्कियन ड्रैगन स्क्यू हाथी की छाया दिखाई दी। आर्कियन ड्रैगन स्क्यू हाथी ने आकाश की ओर देखा और पहाड़ों और नदियों को हिलाते हुए दहाड़ने लगा। मैं आखिरकार मार्शल किंग दायरे के 8वें स्तर तक पहुंच गया। रुद्रसेन मुस्कुराया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। मार्शल किंग दायरे के 8वें स्तर तक पहुंचने के लिए उन्हें 60 से अधिक शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन लगे। ये खपत रुद्रसेन की अपेक्षा से दोगुनी थी। बेशक रुद्रसेन ने तोड़ते समय जितनी अधिक ताकत अवशोषित की, उतनी ही अधिक ताकत वह अवशोषित करता गया, वो उतना ही मजबूत होता गया। मार्शल किंग दायरे के 8वें स्तर तक पहुंचने में मुझे 60 से अधिक शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन लगे। अगर मैं मार्शल किंग दायरे के 9वें स्तर तक पहुंच जाता हूं, तो मुझे डर है कि मुझे और अधिक की आवश्यकता होगी। शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थर ढूंढना कठिन है। रुद्रसेन मदद नहीं कर सका, लेकिन विलाप कर सका। इस खनन क्षेत्र में भी खनन किए गए शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की मात्रा बहुत कम थी। इसलिए खनन क्षेत्र पर कब्जा करना स्पष्ट रूप से असंभव था। समय समय पर कुछ लेना संभव था, लेकिन रुद्रसेन के लिए यह बाल्टी में सिर्फ एक बूंद थी। अभी अभी टूटने के बाद रुद्रसेन को अगली सफलता के लिए आवश्यक शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बारे में चिंता होने लगी। बाहर पहले ही भोर हो चुकी थी। रुद्रसेन बाहर चला गया। टीम इकट्ठी हुई और सभी लोग अपनी सुबह की एक्सरसाइज करने गए। जब वे सुबह के व्यायाम से वापस आए, तो नाश्ता तैयार था। शिष्यों का एक समूह नाश्ता करने के लिए चारों ओर इकट्ठा हुआ। इसी समय 11-12 वर्ष की एक छोटी लड़की कहीं से निकली और उस स्थान की ओर भाग गई जहां रुद्रसेन और अन्य लोग भोजन कर रहे थे। पहरा दे रहे सैनिकों के चेहरे अचानक बदल गए। यदि इन संप्रदाय के शिष्यों को खनिकों द्वारा परेशान किया जाता था,
तो उन्हें अनिवार्य रूप से दंडित किया जाएगा। छोटे बव्वा, क्या ये एक ऐसी जगह है जहां आप बस प्रवेश कर सकते हैं? यहां से बाहर चले जाओ। ठंडे भाव वाले एक सैनिक ने चाबुक से प्रहार किया। सुप्रशिक्षित छोटी लड़की को उड़ते हुए भेज दिया गया। एक प्लॉग के साथ छोटी लड़की जमीन पर गिर गई। वो माही के भाई को बचाओ, कृपया माही के भाई को बचाओ। छोटी लड़की का चेहरा गिड़गिड़ाने से भरा था और वह रोती हुई सुंदरता की तरह रोने लगी। छोटे बव्वा, इस खनन क्षेत्र में तुम पहले ही मर चुके हो। तुम्हें कौन बचा सकता है? सैनिक ने उपहास किया और छोटी लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसे बाहर फेंकना चाहता था। रुके! एक ठंडी खर्राटे की आवाज सुनाई दी। महोदय! आसपास के सैनिकों ने रुद्रसेन को देखा और उनके चेहरे बदल गए। उनमें से एक ने झट से कहा, सर, कृपया हमें क्षमा करें। हम इस छोटे बव्वा से छुटकारा पा लेंगे जिसने आपको परेशान किया था। वो बड़े भाई, माही के भाई को बचाओ। माही का भाई मर रहा है, कृपया माही के भाई को बचाएं। छोटी लड़की ने खुद को रुद्रसेन के चरणों में फेंक दिया और रुद्रसेन को विनती भरी निगाहों से देखा। एक सैनिक ने कहा, सर, ऐसा लगता है कि वे माइन फोर्स से हैं। खनन क्षेत्र के नियमों के अनुसार विभिन्न खनन क्षेत्र एक दूसरे के व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अनूप का खनन क्षेत्र। रुद्रसेन ने भौहें उठाई। वो बच्चा यहां है। उस समय माइन नंबर 4 के 5 या 6 शिष्यों ने 1 दर्जन सैनिकों का नेतृत्व किया और भेड़ियों और बाघों की तरह हमला किया। छोटी लड़की इतनी डर गई थी कि वह मुड़ गई और कांपने लगी। मेरा 4 अनूप की खान था। क्या छोटी लड़की वहां से भाग गई थी? इसके अलावा रुद्रसेन उन क्रूर शिष्यों में से कुछ को भी जानते थे। नेता द्रुपद थे, जो माइन फोर में तीसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कहा जाता था कि वह अनूप का नौकर हुआ करता था और अनूप ने उसे प्रमोट किया था। छोटे भाई रुद्रसेन को देखकर द्रुपद ने मुट्ठियां बांध ली, लेकिन उन्होंने कोई सम्मान नहीं दिखाया। द्रुपद रुद्रसेन से 10 साल से अधिक बड़े थे, लेकिन काश्तकारों का जीवन काल लंबा था, इसलिए वो अभी भी अपेक्षाकृत युवा दिखते थे। द्रुपद की साधना भी कमजोर नहीं थी। अनूप के पास इतने सारे नौकर थे, तो उसने द्रुपद को क्यों पदोन्नत किया था? द्रुपद की साधना प्रतिभा बुरी नहीं थी। विशेष रूप से खदानों में पिछले कुछ वर्षों में उनकी खेती मार्शल किंग क्षेत्र की 10वीं परत तक पहुंच गई थी। वो अनूप का दाहिना हाथ था। आपका मुझसे क्या काम है? रुद्रसेन ने उदासीनता से पूछा। ये इस तरह है, एक गुलाम माइन 5 में भाग गया, इसलिए हम उसकी तलाश में आए। द्रुपद ने समझाया। एक गुलाम भाग गया तो निश्चित रूप से आप उसे अपनी खदानों में ढूंढ रहे हैं। आप माइन 5 में क्यों आए? क्या ऐसा हो सकता है कि माइन नंबर 4 की सुरक्षा इतनी ढीली हो? रुद्रसेन ने उपहास किया। द्रुपद ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, सैनिक भी इंसान हैं। ऐसे समय होते हैं जब वे अपनी सतर्कता को कम कर देते हैं। क्या ऐसा है? रुद्रसेन ने द्रुपद की ओर उदासीनता से देखा और कहा, आप जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं वो माइन 5 में नहीं है। छोड़ना। द्रुपद का चेहरा डूब गया और उसने कहा, छोटे भाई रुद्र, ये छोटी लड़की एक गुलाम है जो माइन 5 से भाग गई है। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरी खान में था? आप कह रहे हैं कि वह आपकी खदान से भाग गई। द्रुपद अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था और उपहास किया। ये सही है, वह मेरी खदान से भाग गई। मेरे पीछे के शिष्य और सैनिक गवाही दे सकते हैं। ये सही है, हम साबित कर सकते हैं कि छोटी लड़की माइन 4 से भाग गई। लोगों के समूह ने जल्दी से कहा। द्रुपद बहुत प्रसन्न दिखे और उन्होंने कहा, छोटे भाई रुद्र, क्या तुमने इसे देखा? मेरे पीछे के लोगों ने मेरी बात की पुष्टि की है। रुद्रसेन ने द्रुपद की ओर देखा और कहा, मेरा नंबर 5 से बाहर निकलो। क्या आप मानव भाषा नहीं समझते? बव्वा, तुमने क्या कहा?
तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आपको सच में लगता है कि आप एक खदान के मालिक हैं? आप सिर्फ एक खदान के मालिक हैं। आप जैसे कचरे को मुझसे बात करने का भी अधिकार नहीं है। द्रुपद ने रुद्रसेन को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं डाला। वो बार बार उपहास करता था। उन्होंने माइन नंबर 5 में इतना अहंकारी होने का साहस किया, जो रुद्रसेन का क्षेत्र था। जाहिर सी बात थी कि अनूप अक्सर उसे लुभाता था। रुद्रसेन के होंठ ठंडी मुस्कान में बदल गए। द्रुपद वास्तव में मौत को दावत दे रहा था। हालांकि ऐसा कचरा उसके लिए एक कदम उठाने के लिए भी योग्य नहीं था। भाई चिराग, उसके पैर तोड़ दो, रुद्रसेन ने कहा। रुद्रसेन के होंठ ठंडी मुस्कान में बदल गए। हां, चिराग ने आगे बढ़कर द्रुपद पर मुक्का मारा। बव्वा, तुम मौत को डेट कर रहे हो। द्रुपद गुस्से में चिल्लाया और चिराग पर मुक्का भी मारा। चिराग जानता था कि द्रुपद मजबूत है, इसलिए वो अचानक चिल्लाया, आत्मा। बूम! एक भयानक आभा एक पल में फूट पड़ी क्योंकि चिराग ने उस आत्मा को सक्रिय कर दिया जिसमें उसने महारत हासिल की थी। उसी स्तर पर आत्मा वाला एक कृषक आत्मा के बिना एक साधक को लगभग कुचल सकता है। वे एक पल में मार भी सकते थे। बैंड! दोनों पक्ष जमकर टकरा गए। सुप्रशिक्षित। हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। द्रुपद को उड़ते हुए भेजा गया। उसका हाथ टूट गया। आह! वो बार बार चिल्लाता था। एक झटके के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। चिराग ने आगे बढ़कर द्रुपद के दाहिने पैर पर कदम रखा। चिराग ने रुद्रसेन की पूजा की। इस युग में मूर्ति पूजा जैसी कोई चीज नहीं थी। अगर होता तो चिराग निश्चित रूप से फैनबॉय के प्रकार होते। इसलिए उन्होंने बिना शर्त रुद्रसेन के आदेशों का पालन किया। मत करो, द्रुपद डर के मारे चिल्लाया। पहले का अहंकार, पहले से दबंग रवैया, पहले से उच्च और शक्तिशाली रवैया, इस पल ये शून्यता में बदल गया। केवल गहरा डर था। सुप्रशिक्षित। लेकिन अगले ही पल फिर से हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। चिराग ने द्रुपद की दलीलों को नजरअंदाज कर दिया। वह चिराग केवल रुद्रसेन के आदेशों को सुनता था। आह! जिस क्षण उसका दाहिना पैर टूटा था, द्रुपद की तीखी चीख सुनाई दे रही थी। उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से हिल गया। बव्वा, तुम मर चुके हो। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप मर चुके हैं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप बिना दफन स्थान के मर जाएं। द्रुपद नफरत से दहाड़ने लगा। उसकी जानलेवा निगाहें चिराग के पास से गुजर रही थी। अंत में उन्होंने रुद्रसेन की आंखों में नफरत भरी नजर से देखा। उसने अपने दांत पीस लिए। उसके दिल में आक्रोश उमड़ पड़ा। दूसरा पैर भी अपंग हो जाएगा। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा। चिराग ने सिर हिलाया। द्रुपद का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। द्रुपद, जो मूल रूप से रुद्रसेन को धमकी दे रहा था, पलक झपकते ही दया की भीख मांग रहा था। मुझे लगा कि आप सख्त थे, लेकिन यह पता चला है कि आप भी एक नरम अंडा है। नृसिंह और अन्य लोगों ने अपने होठों को कर्ल कर लिया। सुप्रशिक्षित। चिराग ने फिर से अपना पैर नीचे पटक दिया। द्रुपद का दाहिना पैर भी टूट गया था। इस तरह के क्रूर तरीके ने पहले ही आसपास के लोगों को कांपने की हद तक डरा दिया था। हर किसी का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। हमें बख्श दो। हम सब वरिष्ठ भाई आरुष द्रुपद के आदेशों का पालन कर रहे हैं। कई शिष्यों ने जल्दी से घुटने टेक दिए और दया की भीख मांगी। वे रुद्रसेन के तौर तरीकों से पूरी तरह से भयभीत थे। रुद्रसेन ने हाथ लहराया। चिराग समझ गया और बिना किसी दया के आगे बढ़ गया। सुप्रशिक्षित। सुप्रशिक्षित। हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। उनमें से प्रत्येक का एक पैर टूट गया था। छोटी लड़की, तुम्हारा भाई कहाँ है? रुद्रसेन ने छोटी लड़की की ओर देखा।
छोटी लड़की ने रुद्रसेन की ओर कमजोर दृष्टि से देखा और कहा, वे उन्होंने उसे बीस्ट वैली में फेंक दिया। बीस्ट वैली? रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ ली। ये पहली बार था जब उसने ये नाम सुना था। बीस्ट वैली किस तरह की जगह है? रुद्रसेन ने पूछा। चिराग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। एक सैनिक ने कहा, युवा मास्टर, बीस्ट वैली वह जगह है जहां माइन नंबर 4 अनूप का प्रभारी व्यक्ति क्रूर जानवरों को पालता है। उसने बीस्ट वैली में 1 दर्जन शक्तिशाली क्रूर जानवरों को पाला है। मैंने सुना है कि अनूप कभी कभी क्रूर जानवरों को खिलाने के लिए कुछ खननदासों को बीस्ट वैली में फेंक देता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अफवाहें सच हैं या नहीं। रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। क्रूर जानवरों को खिलाने के लिए लोगों को फेंक रहे हैं। ये अनूप वास्तव में बहुत हृदयहीन था। छोटे भाई, कृपया उसके भाई को बचाएं। वहीदा ने कहा, बड़े भाई, कृपया माही के भाई को बचा लो। मैं आपसे विनती करता हूं। माही भविष्य में आपको चुकाएगा। छोटी लड़की ने विनती के भाव से रुद्रसेन के कपड़े पकड़ लिए। मुझे बीस्ट वैली में ले चलो। रुद्रसेन ने सैनिक की ओर देखा। युवा मास्टर, कृपया मेरे पीछे आओ। सिपाही ने जल्दी से रास्ता दिखाया। समूह बीस्ट वैली की दिशा में चला गया। रुद्रसेन का चेहरा गुस्से से भरा था। अनूप वास्तव में मैल था। मैल। मुझे इस आदमी को मारने का मौका मिलना चाहिए। बीस्ट वैली में समय समय पर जानवरों की दहाड़ सुनाई दे सकती थी। बीस्ट वैली एक बड़ी सरणी से घिरी हुई थी, इसलिए जानवर बच नहीं सके। 1 दर्जन शिष्य बीस्ट वैली की रखवाली कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि वे लोग कितने समय तक टिक सकते हैं? एक शिष्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि वे सभी आधे घंटे से भी कम समय में वहां मर जाएंगे। एक अन्य शिष्य ने कहा, भाई अनूप ने इन जानवरों की क्रूरता को विकसित करने के लिए बहुत प्रयास किया। उसने उन्हें व्यक्तिगत रूप से मनुष्यों का शिकार करने और उन्हें मनुष्यों की गंध को याद रखने दिया। भविष्य में भाई अनूप के पास 1 दर्जन और हत्या मशीनें होंगी। एक अन्य शिष्य ने कहा,